ओके, हेलो एवरीवन। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। नेम आपके फोर्थ चैप्टर का है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनामिक्स हमें किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में तो बता देता है। फिजिबिलिटी समझते हो ना, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी खुद ब खुद। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है डेल जी की वैल्यू से। मैंने बताया था चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव रहता है, मतलब लेस देन जीरो रहता है, तो मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो फिजिबल होती है। ठीक है, क्लियर। बट हमको कभी भी थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से ये नहीं पता चल पाता कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। ठीक है, कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, क्या तो रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, कितने टाइम में कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल ब्रांच स्टार्ट करी केमिस्ट्री की, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कि कोई रिएक्शन की क्या स्पीड रहेगी, और किसी रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब उसका कितने टाइम में कितनी हो रही है, स्पीड कितनी है, कहने का मतलब वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो सब हम इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ना है दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट हमने डिफाइन किया है, आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप देख लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, या फिर देखिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। जनरली कोई रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो आपने देखा होगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल डिक्रीज एंड विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। क्योंकि एक चीज खत्म हो रही है, दूसरी चीज बन रही है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टाइम। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करने के लिए आप या तो ये देख लीजिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज आ रहा है, या फिर ये देखिए कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना चेंज है या एक मिनट में कितना चेंज है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का क्या देखते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में डिक्रीज होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट का देखना है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो कोई आर, ये रिएक्शन सिंबल, कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट की है, आर पी में चेंज हो रहा है। एक मिनट, हाँ, आर पी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने दो इंटरवल देख लिए। दो इंटरवल देखे टाइम के, एक तो T1, मान लो आपने 5 मिनट के बाद रिएक्शन देखी है कि क्या कंसंट्रेशन है उस टाइम उसकी। फिर आपने देखा 10 मिनट के बाद क्या कंसंट्रेशन है। आपने 5 मिनट के बाद देखा कि 5 मिनट के बाद मान लो आपने इनिशियली जो रिएक्टेंट है वो 100 ग्राम लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अब रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, है ना। तो मे बी आफ्टर 10 मिनट्स, मे बी आफ्टर 5 मिनट्स जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 100 से डिक्रीज कर जाएगी, मे बी 95 पे आ जाए, 93, 92, 90 कहीं भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, R1। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है वो किसी पर्टिकुलर T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। वेयर एज R2 क्या होगा, T2 टाइम पे। T2 कोई दूसरा इंटरवल ले लिया, मान लो 10 मिनट का ले लिया, 10 मिनट के बाद देखा दूसरा टाइम, उस टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो R2 होगी। ठीक है, तो डेल टी क्या बता रहा है, डेल टी बताता है चेंज इन टाइम, दैट विल बी योर T2 माइनस T1। मतलब आपने 5 मिनट के बाद 5 मिनट पर देखी कंसंट्रेशन तो R1 आ गई। सपोज करो आपने 10 मिनट के बाद देखी तो वो R2 आ गई। तो टाइम में कितना चेंज लिया आपने, पहले 5 मिनट फिर 10 मिनट, 10 में से 5 माइनस कर दो। ठीक है, फाइनल जो हायर वैल्यूज होती है उसमें से लोअर वैल्यू माइनस कर दो, दैट इज योर चेंज इन टाइम। एंड व्हाट इज योर चेंज इन कंसंट्रेशन, जो आपकी R2 में से आप R1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम आ जाएगा। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल पी,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, वो भी आप कैसे मेजर करोगे, सिंपली T1 टाइम पे देखो कितना प्रोडक्ट है P1, T2 पे कितना है P2 है, तो P2 माइनस P1, क्लियर। तो ये तो सिंपल नोटेशन है, आपको पता होने चाहिए कि डेल आर क्या है, डेल पी क्या है और डेल टी क्या है, ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, आर जैसे कि आपको पता है धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो किस रेट पर डिक्रीज करेगी ये हमें कैसे पता चलेगा, मतलब किस स्पीड से डिक्रीज करेगी ये हमें कैसे पता चलेगा, हमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर हमने एक इंटरवल लिया टाइम का डेल टी, जैसे मैंने बताया ऊपर हमने पहले 5 मिनट पे ली थी वैल्यू, फिर 10 मिनट पे ली, ठीक है, तो इंटरवल हो गया 5 मिनट का, 10 से 5 के बीच से, ठीक है। तो उस इंटरवल पर कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, साथ में माइनस साइन लगाया गया है जी। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि देखो R1 मान लो 5 मिनट के बाद R1 कंसंट्रेशन थी और 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन R2 थी, अब जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम होता जाएगा तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ये जो R2 है इसकी वैल्यू R1 से कम होगी, समझे, R2 की वैल्यू R1 से कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो घटेगी किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो डेल आर जो होता है वो नेगेटिव रहता है, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर साइन 4.1 इक्वेशन में लगाया गया है, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है ना, पहले प्रोडक्ट था नहीं जब हमने रिएक्शन एकदम से स्टार्ट करी, जब मतलब मिक्स कर दिए रिएक्शन शुरू हो गई तब प्रोडक्ट बनना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो यहाँ पर लिखना है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, प्लस का साइन लगाया है क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इट विल बी डेल पी बाय डेल टी, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर हमने दो तरह के रेट और पढ़ने हैं, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा होता है एवरेज रेट, ठीक है, अभी बता देती हूँ। ओके, एवरेज रेट निकालना है किसी रिएक्शन का और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है। तो पहले मैं आपको एवरेज रेट बताऊंगी, एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है। जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। वेयरएज जो राइट साइड में ग्राफ है वो किसके बीच में है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी टाइम के बीच में, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। अभी क्या करना है, देखो किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालने के लिए जिसे हम डिनोट करते हैं RAV, ठीक है, ये आपका एवरेज रेट का सिंबल है। किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चूज करना होता है, ठीक है, कर लिया। डेल टी आपका क्या है, कोई टाइम इंटरवल जो आपने चूज किया है, एंड डेल आर क्या होगा, डेल आर होगा आपका उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो आपका डेल आर होगा। तो आर एवरेज आपका किसके इक्वल होगा, माइनस डेल आर बाय डेल टी, ठीक है, माइनस समझ में आ गया ना क्यों लगाया, बिल्कुल, ओके। सिमिलरली ये जो एवरेज रेट है मैंने ये रिएक्टेंट्स की टर्म में निकाला है ना, यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली है, यही एवरेज रेट मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ भी निकाल सकती हूँ। देखो इधर राइट साइड में ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है, आर एवरेज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से निकालना है डेल पी बाय डेल टी, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो आपका एवरेज रेट होगा। तो याद रखना जब भी कोई रेट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में तो साइन प्लस में रहता है, कोई प्लस का साइन है ना, जबकि रिएक्टेंट वाले टर्म में कंसंट्रेशन ली है तो नेगेटिव साइन रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। सिमिलरली ओके, अभी क्या करना है आपने किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस निकालना है। सपोज करो हमने कोई टाइम चूज किया, यहाँ पर देखो टी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है, मैंने पूछा आपसे, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए मैंने पूछा कि ये बताओ मुझे कि इस पर्टिकुलर टी की वैल्यू पर रेट क्या होगा। टी सपोज कोई टाइम है, मे बी 15 मिनट है, 16 मिनट, कोई भी टाइम है जो भी यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने पूछ लिया कि मुझे बताओ कि 16 मिनट पे क्या रेट होगा, जब रिएक्शन को स्टार्ट हुए 16 मिनट हो जाएंगे तब क्या रेट होगा। तो आप क्या करोगे, जब आपने इस ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये मान लो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है टी, आप इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करोगे, है ना, कर दिया। ये ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना बच्चे, उसके अलोंग आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है,
उसके अलोंग आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर आप एक चीज देखना कि एक मिनट हल्का सा आप ऊपर करके दिखाती हूँ। इस पर्टिकुलर टेंजेंट के अलोंग आपने देखो यहाँ पर जितना आपका यहाँ से ये पॉइंट चेक कर लेना, जितना यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू में चेंज दिखेगा इससे और इससे, सिमिलरली जितना यहाँ पर टाइम की वैल्यू में चेंज आएगा, जो आप इसको नीचे मिलाकर देख सकते हो। ठीक है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इस ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर से प्रोडक्ट में चेंज देखना है, इधर से रिएक्टेंट में चेंज देखना है। देखो एक और तरीका बताती हूँ क्या करना है। आपने सिंपल ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने ये यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मान लो डीपी की वैल्यू है। डीपी समझ रहे हो ना, डीपी इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डीपी जो मैं आपको बता रही थी, एक तो ये वैल्यू देखो, एक ये वैल्यू देखो। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली dt, dt क्या बताएगा, यहाँ पर टाइम कितना था और यहाँ पर टाइम कितना था। ठीक है, हमने dp और dt फाइंड आउट कर लिए। इसका जो रेशियो होगा dp बाय dt वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट बता देगा। ठीक है, हालांकि वो इस ट्रायंगल का, इस जो ग्राफ का यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में जो है उसका स्लोप भी बताता है। ठीक है, बट ये ऑब्वियसली बात है, इसका रेट dp बाई dt स्लोप भी बताएगा ग्राफ का, साथ में ये उस रिएक्शन का उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या रेट होगा वो भी बताएगा। ठीक है, सिमिलरली रिएक्टेंट का दिखना हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो आपको फिर से वही करना है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट के अलोंग फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, इसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर करके, टेंजेंट को हाइपोटेन्यूज कंसिडर करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। फिर यहाँ से देखो कि dt में कितना चेंज आ रहा है, ये वैल्यू और इस के बीच में। सिमिलरली प्रोडक्ट में चेंज यहाँ से यहाँ, सॉरी रिएक्टेंट में चेंज यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है। ठीक है, तो बस आपने माइनस dr बाई dt कर देना है, जो इस ग्राफ का स्लोप भी बताएगा और आपको इंस्टेंटेनियस रेट भी बताएगा। ठीक है, नाउ यूनिट्स क्या होंगी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, ये आपको मैं साथ के साथ बताऊंगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स होती है वो डिपेंड करती हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर। ठीक है, कि किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। ये जो एक दो क्वेश्चन है, मैं मेरे हिसाब से बहुत इजी है, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से, आप कर लोगे, बहुत सिंपल से हैं। जैसे एवरेज रेट हमने ऊपर निकालने बताया, आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना बताया, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर इसने पूछ लिया, ये आपको मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर इसने ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ठीक है, ये आपका है ऊपर, इधर इन्होंने किसका कंसंट्रेशन लिया है, इट इज योर ब्यूटाइल क्लोराइड एंड हेयर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा कि बताओ क्या रेट है, आपने क्या किया, इसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है ना। अब देखो इसके पीछे जो इंटरवल था वो कौन सा है, 400 का, इससे अगला जो इंटरवल है वो 800 का, ये ले लिया आपने, पिछला इंटरवल ले लिया और एक अगला इंटरवल ले लिया। अब इसके अलोंग तो आपने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दिया ना, इस टेंजेंट के अलोंग है ना एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, फिर इसके अलोंग एक परपेंडिकुलर देन बेस, मतलब आपने इस हाइपोटेन्यूज से एक ट्राइंगल क्रिएट कर दी यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ पर आपने बस इतना देखना है कि आपका ये जो ट्राइंगल आ गई है, यहाँ से तो देख लो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो क्या बता रहा है आपको, चेंज इन टाइम dt बता रहा है। ठीक है, वेयर एज ये जो है आपका वो आपको चेंज इन, अगर रिएक्टेंट दिया है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और अगर प्रोडक्ट दिया है तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ये जो है आपका ब्यूटाइल क्लोराइड आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, ये जो वैल्यू दी है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर आपने कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस रेट, डी आर फाइंड आउट कर लोगे ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है, वो आपका R1 हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है इधर, वो आपका R2 हो गया, तो R2 माइनस R1 DR हो गया, और यहाँ पे 800 माइनस 400 कर दोगे है ना, ये वो आपका dt हो जाएगा। तो बस माइनस dr बाई dt करना है, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। ठीक है, clear. Now come to the next one, that is your rate law मेरे हिसाब से। ओके 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 ओके,
हम्म। देखो, अभी किसी भी रिएक्शन का अगर रेट निकालना है, अभी हम आपको बताते हैं, आपने समझ लिया कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीज देखना होता है, माइनस का साइन लगाना होता है, प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है और प्लस का साइन लगाना होता है, डीपी बाई डी टी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये कोई रिएक्शन दी है आपको, एच जी दैट इज अ मर्करी प्लस क्लोरीन विल गिव यू मर्करी क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आ गया है मर्करी क्लोराइड आ गया आपका, इसका इस रिएक्शन का अगर मैं पूछूं कि रेट निकाल के बताओ मुझे, तो कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं आपको, एक मरकरी दिख रहा है, दूसरा क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, मरकरी और क्लोरीन मिलकर मर्क्यूरी क्लोराइड बना रहे हैं, तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल एच कंसंट्रेशन ऑफ एच जी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, क्लियर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल होगा? इस रिएक्शन के रेट के। मैंने बोला था ना, आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बस इतना फर्क है, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज देखना है माइनस साइन लगाना है। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन के टर्म में भी आप रेट डिफाइन कर सकते हो, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, वो भी आपको रेट बताएगा। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर। और ये क्या बताती है? ये इस रिएक्शन का रेट बताएंगे। ठीक है, क्लियर। तो आप किसी भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि चलो सिंपल सा लगा आपको। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर हर किसी भी जो भी इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 ही है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हो ना, कि कितने मोल लिए आपने। यहाँ पे देखो कुछ आगे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, एच जी के आगे कुछ लिखा हुआ है, नंबर लिखा है, कोई नहीं लिखा, मतलब ये 1 मोल लिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर कहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूनिटी ना हो, 1 ना है, तो क्या होगा? जैसे कि ये रिएक्शन है, 2 मोल लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहे हैं किसमें? हाइड्रोजन में प्लस आयोडीन में। ठीक है, क्लियर। तो आपने देखो, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल से 1 मोल क्या बन रहा है? हाइड्रोजन का, H2 का, whereas 1 मोल I2 का। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके आगे लिखे होते हैं, कोई भी यहाँ पर कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिखा है ना, उसके आगे लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे ये H2 है ना, इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन आयोडाइड के आगे 2 लिखा है, तो मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो यूनिटी नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे आप क्या करोगे? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्टेंट है ना, पता है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 1/2 लिखा है, 1/2 क्यों लिखा है बच्चे? 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 3 होता 2 की बजाय, तो आप क्या लिखते? -1/3, मतलब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयोडाइड होते तो लिखते -1/4। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे तो देखो 1 ही है, तो कुछ भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल लिख दो डेल H2 बाय डेल टी। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 है कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक, तो लिख दोगे इज इक्वल टू डेल I2 बाय डेल टी। तो हमने देखा कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखो, ये थोड़ी सी आई है बढ़िया सी रिएक्शन, ये वाली, 5 ब्रोमीन नेगेटिव प्लस ब्रोमेट आयन प्लस 6 प्रोटॉन विल गिव यू 3 ब्रोमीन प्लस 3 वाटर। ठीक है, तो रेट कैसे डिफाइन करोगे आप किसी इस रिएक्शन का? अब देखो, यहाँ पर 3 रिएक्टेंट दिख रहे हैं मुझे और 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, है ना। 3 रिएक्टेंट कौन कौन से? एक तो ब्रोमीन नेगेटिव आयन, एक्वस ब्रोमेट एंड थर्ड इज प्रोटॉन। ठीक है, ये 3 आपके रिएक्टेंट हैं एंड 2 प्रोडक्ट आपके हैं, ब्रोमीन Br2 एंड H2O। ठीक है, अभी क्या करना है, इस रिएक्शन का रेट डिफाइन करने के लिए आप इन पांचों के टर्म में रेट निकाल सकते हो, इन पांचों के टर्म में आप रेट निकाल सकते हो, है ना। आपको किसी एक के भी पता हो ना, कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज, आपको रेट पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, माइनस आएगा ब्रोमीन के लिए क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/5। 5 क्यों किया? क्योंकि 5 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। देन डेल Br नेगेटिव बाय डेल Ti
ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, अब देखो ब्रोमेड का कोई है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, सिंपल लिख दो माइनस डेल BrO3 नेगेटिव बाय डेल T इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोटॉन पे आ जाओ, प्रोटॉन क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ जी है 6 है, तो लिखेंगे क्या -1/6 डेल H पॉजिटिव बाय डेल T। अब आ जाओ प्रोडक्ट की बारी, रिएक्टेंट हमने कवर कर लिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ गया, प्लस का साइन है बिल्कुल, 3 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो लिखेंगे इज इक्वल टू +1/3 डेल Br2 बाय डेल T इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपका वाटर है तो इसका है 3 तो 1/3 डेल H2 बाय डेल T, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको किसी का भी कंसंट्रेशन में और टाइम के साथ चेंज पता है आपको तो आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसके बाद, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और साइन का दो चीजें हैं, इसका ध्यान रखिए। इसकी बेस पर एक न्यूमेरिकल है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, बिल्कुल बहुत ईजी है, करके देख लेना, इसी कंसेप्ट पे है जो ऊपर मैंने समझाया है। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो किस चीज पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन करता है, डिपेंड करता है, हम आपको बता दें कि जनरली जो है किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, कई बार टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है ना। कैटलिस्ट से रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, आपको भी पता है। टेम्परेचर भी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाता है और कुछ ऐसी होती है जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज भी हो जाता है रेट, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यहाँ अगर रिएक्टेंट ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्चुअल में मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन दी है, देखो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बता रहे हैं कितने मोल आपने लिए हैं। वेयर एज कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C एंड कैपिटल D, ये क्या है, A एंड B तो आपके रिएक्टेंट है, वेयर एज C एंड D आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। क्लियर। तो अभी हमने ये रिएक्शन कंसिडर की है, मैंने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो मैंने देखा कि इस रिएक्शन का जो रेट है, अभी तक तो हम सिंपली लिखते आ रहे थे ना, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी करके देखा तो देखा कि जो रेट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो A की कंसंट्रेशन रेज टू पावर x पे डिपेंड कर रहा है एंड B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर y, ठीक है। ये x और y क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना A की कंसंट्रेशन को रेज करना है, कितना B की कंसंट्रेशन को रेज करना है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि A की कितनी पावर पर डिपेंड करता है और B की। आप इसको थ्योरेटिकली कैसे भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये जो x और y होता है ना, ये हो सकता है ये उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, मतलब हो सकता है कि जितने मोल आपने लिए थे उतने ही पावर पर डिपेंड कर रहा है, और हो सकता है ये एक्स वाई ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो एक्स एंड वाई है जिस पर रेट जो कंसंट्रेशन की पावर है एक्स एंड वाई, एक्स की पावर है ए की कंसंट्रेशन की एंड वाई पावर है कंसंट्रेशन ऑफ बी की, ठीक है। तो रेट जो है एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है पावर पर, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो एक्स एंड वाई है ये ए बी के इक्वल हो, ये ए बी के इक्वल हो भी सकते हैं। ए बी कौन से, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इनके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा है मतलब रेट इन पर डिपेंड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये के क्या है जी, ये है आपका रेट कांस्टेंट। जब भी आप कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, ठीक है, आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो के इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। नाउ आप रेट को कैसे लिख सकते हो, ना माइनस डी आर बाई डी टी, है ना, नेगेटिव चेंज किसमें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई, ठीक है। तो हमारा रेट ऐसे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। हमने देखा कि ऐसा जरूरी नहीं होता
कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने किसी जनरल रिएक्शन में लिखे हैं, ठीक है, उतने उसकी पावर पर ही कंसंट्रेशन डिपेंड करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक्स एंड वाई जो है वो ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर रेट लॉ का बताया गया है, ठीक है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, मैं इसको रीड कर देती हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, आप देख रहे हो ना, ये मोलर कंसेंट्रेशन ली हुई है ए और बी की, ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म, हर टर्म ए को भी और बी को भी रेज टू सम पावर, उनको किसी पावर तक रेज करना, जैसे ए को एक्स पावर तक रेज किया है, बी को वाई पावर तक रेज किया है, रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स एंड वाई मे बी इक्वल टू ए एंड बी एंड मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है, ओके, कि ये ए और बी के इक्वल होंगे। नाउ अब आ जाइए आप अपने, यस, एक मिनट, ओके। अभी जो मैंने आपको बताना है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं बता रही, मैं इसको जैसे 1 सेकेंड करूंगी तो मैं बताऊंगी आपको, क्लियर। अभी एक चीज बताती हूँ, देखो जैसे ये वाली रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से कराई गई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया गया है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको रेट लॉ के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, तो आप क्या करते हैं कि रेट को किसके ऊपर डिपेंड करवा देते हैं कि एक लिया है हमने क्लोरोफॉर्म और एक लिया है क्लोरीन, मतलब रेट जो है वो दो पावर तक, दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर गया, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा ना, इस जो रिएक्शन का रेट है, फर्स्ट जो रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की तो पूरी है 1 पावर, है ना, कुछ नहीं ऊपर लिखा तो मतलब 1 है, जबकि क्लोरीन की जो पावर है वो हाफ ली गई है, मतलब क्लोरीन की पावर 1 पे डिपेंड नहीं करता, क्लोरीन की पावर हाफ पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि ए और बी, एक्स एंड वाई जो है वो ए बी के इक्वल हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्शन है इथाइल एसीटेट है, ये आपका इथाइल एसीटेट, ये आपका एक एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस की गई है, पानी ऐड किया गया है, बना है आपका एसिटिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड in terms of IUPAC nomenclature, it is your इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इसका रेट स्टडी किया गया तो देखा इथाइल एसीटेट की तो एक पावर पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन 1 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर 0 पावर लिखा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है, पानी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि रिएक्शन इथाइल एसिड और पानी के बीच में हो रही है, बट पानी इतना ज्यादा होता है इस रिएक्शन में एक्चुअली, तो अगर आप थोड़ा बहुत पानी चेंज हो भी रहा है ना, तो रिएक्शन की रेट पर कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए इस जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक ही टर्म पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज योर इथाइल एसिटेट की एक पावर पर, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको सिंपली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ देखकर बिल्कुल नहीं बता सकते कि रेट किस पर डिपेंड करेगा। रेट जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है किसी भी रिएक्शन का। अभी जो मैंने एक चीज बतानी थी आपको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले उसका आपके पास एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन मतलब जैसे मैंने इस रिएक्शन का फाइंड आउट किया, ये बुक आपने फाइंड आउट नहीं करना, आपको प्रोवाइडेड होगा डाटा में, जैसे इसका हमें पता है कि ये रेट एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है, सिमिलरली इसका ये है एक्सपेरिमेंटल जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। यहाँ पर जो आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट मिल गए हैं, अब यहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए इस रिएक्शन का आपने क्या करना है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई है इस एक्सप्रेशंस में, उनकी जो पावर है उनका सम करना है। देखो जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसकी पावर कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, ठीक है। अब क्लोरीन है, इसकी पावर कितनी दी है हाफ, तो दोनों की पावर का सम कर दो, 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2। मतलब इस जो रिएक्शन है, जो पहली जो रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इथाइल एसिटेट की हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर इसकी तो 1 पावर है ना, जबकि पानी की 0 है, वाटर की 0 है, तो 1 प्लस 0
इनकी पावर्स को सम करना है। इसकी 1 है तो 1, इसको प्लस 0 है तो प्लस 0, ठीक है, तो 1 आ गया। मतलब ये आपका इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, सेकंड रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, फर्स्ट का आया है 3/2। तो आपने कैसे देखा, ये आपने सिर्फ आपने इसकी जो पावर्स है कंसंट्रेशन की उसको सम करके देखना है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन की पावर कहाँ देखनी है, ये देखनी है एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है। नॉर्मल अगर आपने किसी ने ऐसे इक्वेशन को देख के रेट लिखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन से तो आप रेट फाइंड आउट, ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। नाउ देखो, अब मैं आपको देखो ये जो फैक्ट्स है ना नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें आपसे अक्सर पूछे होते हैं, ठीक है। भी अब ऑर्डर जो है किसी भी राशन का वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। लाइक इंटीजर हम आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो मैनी, ठीक है, और फ्रैक्शन कुछ भी 0.5, 0.7, 0.3 है ना। जैसे आपने ऊपर देखा पहले जो रिएक्शन थी इसका ऑर्डर मैंने कितना बताया था आपको, 3/2। इट विल बी नियरली इक्वल टू, मतलब 3/2 इक्वल टू 1.5। 1.5 को इंटीजर है नहीं, क्या है, फ्रैक्शन है ना, क्लियर। तो होल वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये जो है वो कोई होल वैल्यू भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जिस रिएक्शन का जो ये ऑर्डर है 0 आ जाता है उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसका ऑर्डर 1 आ जाता है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसका ये ऑर्डर 2 आता है उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब ये वाली आपको बोला है, बोले रेट एक्सप्रेशन दिए है ना, ओवरऑल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनका रेट ऑर्डर बताओ मुझे, पहली और दूसरी का, ए बी और बी बी है। तो ए का देखो कंसंट्रेशन हाफ है, बी की कितनी है, 3/2 है, 3/2 प्लस हाफ कितना हो गया जी, 4/2 विल बी इक्वल टू 2, है ना। तो वैल्यू आ गई 2, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये ए आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर है। नाउ कम टू द बी, ए का वैल्यू है 3/2, ए की कंसंट्रेशन 3/2 पे रेस की है, बी को -1 तक रेस किया है। ऐड करो 3/2 -1, अब जिसका साइन माइनस है उसको माइनस ही लेना है, ठीक है, प्लस नहीं करना। 3/2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गई आपकी बी वाली, ठीक है, क्लियरली। अब देखो यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस और हम मैं आपको टर्म बता देते हैं। एक तो होती है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन, ये 1 मिनट दिखा दो, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है जी, जो सिंगल स्टेप में हो जाए। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि कोई रिएक्शन आपने सिंपल देखने में ऐसे लिख देते हैं सिंपल एक लाइन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक स्टेप में हो गई है। उस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म स्टडी किया जाता है तब पता चलता है कि क्या रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप में हो रही है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो यहाँ पर यूनिट्स आपको स्टडी करनी है, ठीक है। देखो ये वही जनरल रिएक्शन लिखी, रेट बताया किसके इक्वल है, के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई, जिसमें हमें पता है एक्स और वाई जो है वो जरूरी नहीं है ए और बी के इक्वल हो, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। नाउ इन दोनों की जो कंसंट्रेशन की पावर थी उनको जब हमने ऐड किया x प्लस वाई तो हमारे पास ऑर्डर आ गया रिएक्शन का। किसी रिएक्शन के ऑर्डर को n से डिफाइन करते हैं, सॉरी सिंबल क्या है, n है। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर का सिंबल n होता है, ठीक है, n इज द सिंबल फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर आपको किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आप याद रखना, ये आपको k की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू टाइम, यहीं से निकाली है हमने, इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन जो होगी रेज टू पावर n, ठीक है। n क्या है जी, n आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा आपको बता दूं कि इन्होंने उस टर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ इन्होंने नहीं लिखा है, मैं लिख के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा लिखने में क्योंकि यहाँ पर इस
में ऐसा लिखना इतना इजी नहीं है। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, 1 मिनट रुक जाओ बस, वैसे हटेगा नहीं, बस हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो इन्होंने इक्वेशन बता दी है, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। आपको इसको कैसे याद रखना है, सिंपल याद रख लो। किसी भी रेट कांस्टेंट का, के आपका रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। किसी भी रेट कांस्टेंट की अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करनी है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन एंड टाइम रेज टू पावर -1, ठीक है। तो यहीं से मैंने निकाला है 1 माइनस एन हो जाएगा, टाइम क्या नीचे तो -1 रहेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे रिएक्शन में कंसंट्रेशन की यूनिट दी गई है, बस वो पुट कर दो, ठीक है। आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट दी गई है वो पुट करनी होती है। तो एसआई यूनिट जनरली अगर आप लिक्विड में लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो कंसंट्रेशन की यूनिट रखी जाती है मोल पर लीटर, ठीक है, क्लियर। तो आपने कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस एन कर देना है, इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम कैसा यूनिट है आपकी, सेकेंड, तो सेकेंड रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो, एक चीज और याद रखना, ये जो कंसंट्रेशन मैंने मोल पर लीटर लिखी है, ये जनरली होती है आपकी सॉल्यूशन के लिए। अगर आपकी रिएक्शन गैसियस फेस में होती है, आपको मैं दिखाऊंगी कुछ रिएक्शंस गैसियस फेस में होती हैं, वहां पर कंसंट्रेशन की जगह क्या लेना होता है, वहां पे आपको प्रेशर लेना होता है, ठीक है। आप गैसेस की कंसंट्रेशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आप गैसेस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रेशर की क्या यूनिट है, एसआई यूनिट एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटीएम, ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हल्का सा, चल तुमको रहने दो, लिख लेना तुम। पी की जो यूनिट है वो एटीएम, एटमॉस्फेरिक यूनिट, ठीक है, क्लियर। अब देखो, यहाँ से चलते जाइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ना, तो एन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 टाइम रेज टू पावर -1, है ना। तो कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1, और सेकेंड को क्या आएगा, -1। देखो यही क्या है, मोल पर लीटर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड -1। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर पे आइए जी, फर्स्ट ऑर्डर पे देखो, एन का वैल्यू 1 कर दो, एन का वैल्यू जैसे ही आपने 1 पुट किया ना, तो 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 होगी, बचा क्या, टाइम -1, है ना। तो क्या हो जाएगी, टाइम क्या है, सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स, तो लिख दिया सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट है। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है इसका, ऊपर वाले का। आपको ऐसे ऊपर वाला कन्वीनियंट लग रहा है तो वो फॉलो कर लीजिए, आपको अदरवाइज आप सिंपल ये चीज याद रख लीजिए कि कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन होता है किसी भी यूनिट को फाइंड आउट, किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, और टाइम -1 रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर पे आ जाओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 1 -2 कितना होगा, कंसंट्रेशन रेज टू पावर -1, और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब देखो, करोगे इसको, इस चीज को कर सकते हो, कंसंट्रेशन रेज टू पावर -1 क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर है ना, इसका वैल्यू, इसका रेज टू पावर -1 करना क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, लीटर पहले भी लिख सकते हो, मोल इनवर्स लीटर लिख दो, चाहे लीटर मोल इनवर्स लिख दीजिए, एक ही बात है। और साथ में आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो टाइम का तो देखो हमेशा यही रहेगा, सेकंड इनवर्स सारी जगह, सिर्फ एक कंसंट्रेशन का जो है वो ही चेंज होता है, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर होने पर कंसंट्रेशन की यूनिट ही चेंज होगी, अदरवाइज जो टाइम का है वो तो सेकंड इनवर्स ही चलता रहेगा, क्लियर। तो ये आपने बस सेकंड ऑर्डर तक आपको पता हो, अगर आपको फर्दर पूछ ले आगे का, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप जस्ट फाइंड आउट कर सकते हो और आप वहां पर आंसर में लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो है,
हाँ जी, यूनिट दे दिया है, के की वैल्यू दी है और यूनिट दी है, देखो यूनिट दी है और आपको देखो पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पहले ऑर्डर्स पता होने से यूनिट बता रहे थे हम लोग, है ना। अभी यूनिट दे दिया है और ऑर्डर पूछ लिया है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका है जी? जनरली कंसंट्रेशन की वैल्यू यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर थी ना, तो लीटर मोल इनवर्स मतलब कंसंट्रेशन का इनवर्स। वो किसमें देखा था हमने? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। देखो ऊपर देखा भी था, हमारे पास तो है भी यही, देखो ये है। मैंने बोला तुमको लीटर मोल इनवर्स लीटर लिख लो चाहे लीटर मोल इनवर्स लिख लो, आपकी अपनी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, यूनिट चेक करके आप बता सकते हो कि ये सेकंड ऑर्डर है। अदरवाइज आपको वैल्यूज, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ा पता चलेगा, आपको यूनिट से ही पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो है या सेकंड है, वट एवर। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड इनवर्स, ये सिंपल सी यूनिट किसकी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये। तो मतलब ये किसका रेट कांस्टेंट हुआ? मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हुआ। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आंसर कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे कराना है दैट इज योर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी पढ़ा था ऑर्डर, है ना, ऑर्डर पढ़ा, यूनिट्स पढ़ ली रेट कांस्टेंट की। अभी जो करना है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है किसी रिएक्शन की। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। ऑर्डर होता है कि कंसंट्रेशन की पावर्स का सम जिन पर एक्चुअल रेट डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जो कोलाइड हो रही हैं या फिर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जनरली रिएक्शन कैसे होते हैं जी बच्चे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ना। अगर ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ए और बी आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उस बेस पर हम मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करेंगे। मैं बता देती हूँ आपको भी, डोंट वरी। एक चीज जो मुझे एक बताना है आपको कि जो मॉलिक्यूलैरिटी आती है किसी भी रिएक्शन की फाइंड आउट करने के लिए, ये आप याद रखना, ये आप एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनकी मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये तो नहीं भूल गए एलिमेंट्री कौन सी है, कॉम्प्लेक्स कौन सी है। एलिमेंट्री थी जो सिंगल स्टेप में होती हैं, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स वो होती हैं जो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो एक बार बताती हूँ, ये जो रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट जो है डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन गैस और दो पानी के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर निकल रहा है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट क्या है आपका, अमोनियम नाइट्रेट है। ये किसी से रिएक्ट हो रहा है जी? हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा है, ये अकेला रिएक्टेंट है ना। तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी क्या होगी, 1। और जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी मतलब यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल, मतलब कितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, एक रिएक्टेंट। तो इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिनमें एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे उनको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ हियर यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट कर रहे हैं H2 और आयोडीन से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड कर रहे हैं ना, लिखा है ना, मतलब एक HI दूसरे HI के पास जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई जी, ये हुई बायमॉलिक्यूलर। यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। तो अगर दो स्पीसीज के बीच में रिएक्शन हो रही है तो उसे बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो 2 स्पीसीज होती हैं ये मे बी सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों स्पीसीज सेम है, हाइड्रोजन आयोडाइड में है ना। हो सकता है दोनों स्पीसीज डिफरेंट भी हो, ठीक है, क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीशीज सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि 2 स्पीशीज रिएक्टेंट स्पीशीज रिएक्ट करने चाहिए। नाउ थर्ड इज योर ट्राई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर। टर भी बोल देते हैं, ट्राई भी बोल देते हैं। ट्राई से मतलब समझ में आ रहा है 3 होगा, है ना। तो जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है उन्हें बोलते हैं हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। ये एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 2, ऑक्सीजन का 1, तो 2 इसके हैं 1 इसका है, तो 3 मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलैरिटी होगी 3 और रिएक्शन कहलाएगी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप तो होता नहीं, ठीक है। तो कौन कहाँ किससे कोलाइड कर रहा है ये फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए उनका नाम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनको स्टडी करना इतना ईजी नहीं होता। जो रिएक्शंस नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं
उनकी स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से होती है, इसलिए हम इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। क्लियर। और एक जो हमने बताया था आपको, जो रिएक्शंस नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं आपकी। क्लियर। इन रिएक्शंस का जो आपका ऑर्डर है या फिर रेट है, वो हमें किस बात से पता चलेगा? वो पता चलता है कि उन सारे स्टेप्स में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। मान लो रिएक्शन 5 स्टेप में हो रही है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि पांचों स्टेप सेम स्पीड से प्रोसीड करेंगे, कोई जरूरी नहीं है ना। पांचों रिएक्शन की जाहिर सी बात है स्पीड सेम नहीं हो सकती, किसी की डिफरेंट होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो हमको ये देखना है कि उन पांचों में से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है। ठीक है, वो हम रेट फाइंड आउट करके देखते हैं ना। हमने देख लिया सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। समझे कि नहीं समझे? मान लो आपकी, मैंने एक बताती हूँ, आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक रेस कंडक्ट कराई है, ठीक है। मेरी रेस का रूल ये है कि मैंने 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं, 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं, टीम बनाई है 5 स्टूडेंट्स की। क्लियर। रूल ये है कि जब तक पांचों स्टूडेंट्स फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई टीम विनर नहीं होगी। समझे आप? क्लियर। जब तक पांचों जो प्लेयर हैं, जो पांचों एथलीट हैं, वो फाइनल पॉइंट तक नहीं जाएंगे, तब तक रेस कोई, मतलब वो टीम विनर नहीं हो पाएगी। अब देखो उन 5 जो बंदे हैं जो रनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो ये जरूर सबकी स्पीड सेम होती है क्या? नहीं होती ना। हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्पीड होती है। ठीक है। अब आप ये बताओ, आपकी जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर चांसेस हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे जी? जो आपकी टीम में सबसे स्लोएस्ट बंदा होगा। मान लो आपके में से 4 तो फिर भी ठीक ठाक भाग लेते हैं, जो 5वां बंदा है उससे भागा नहीं जा रहा। ठीक है, वो मोटा है थोड़ा सा, उससे भागा नहीं जा रहा बेचारे से। तो आप क्या करोगे? जब तक वो नहीं आएगा, आप पहुंच भी जाओगे फाइनल पॉइंट तक तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप विनर नहीं होगे। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जब तक हर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रही है ना, मान लो बीच में अगर कोई स्टेप स्लो हो गया, मान लो एक स्टेप हुआ, पहला स्टेप फास्ट था, फिर दूसरा स्टेप आया, मान लो वो मॉडरेट स्पीड का है, मान लो जो थर्ड स्टेप है रिएक्शन का वो बहुत स्लो है, स्लोएस्ट है, जितने भी स्टेप है उसमें सबसे स्लोएस्ट है। जब तक वो थर्ड स्टेप वाली रिएक्शन नहीं होगी, तो फोर्थ स्टेप वाली रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो उस रिएक्शन का जो रेट हो गया वो किस पे डिपेंड कर गया? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें से सबसे स्लोएस्ट कौन है, क्योंकि जब तक वो स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा तब तक नेक्स्ट स्टेप कैसे होंगे, और जब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होंगे तब तक हम फाइनल स्टेप पर कैसे पहुंचेंगे और रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप आपकी रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आज के लिए इतना काफी, आई थिंक सो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी।